नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाला भारत पिछले 5000 सालों से प्रवासियों और शरणार्थियों का हमेशा से स्वागत करते आया है। भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं से कई सारे विदेशियों का आगमन हुआ और ये भारत में पूरी तरीके से रच बस भी गए। लेकिन आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जहां अमेरिका जैसे देश भी अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी सीमाओं और इमिग्रेशन पॉलिसी को काफ़ी कठोर करने में, मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत भी अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी सीमाओं को मजबूत करने में लगा हुआ है, सीमाओं में बाउंड्री करने पे लगा हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे तो भारत में भी अवैध इमिग्रेशन की समस्या बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इससे होगा क्या? तो भारत की एकता और अखंडता पे खतरा पड़ने का डर लगा रहेगा। इसीलिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रवासन और विदेशी अधिनियम 2025 बिल, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 पर चर्चा के दौरान कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। भारत में व्यापार, शिक्षा और शोध के लिए आने वालों का स्वागत होगा, लेकिन गलत उद्देश्यों और अशांति फैलाने के मंसूबे से भारत में दाखिल होने वालों से कठोरता से निपटा जाएगा। देखा जाए तो यह स्टेटमेंट अमित शाह का खासकर भारत की नई नीति को स्पष्ट करता है। हमारे देश अब उन लोगों के लिए खुला मैदान नहीं रहेगा जो व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध रूप से यहाँ शरण लेने के लिए आते हैं। आइए इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और इसके प्रभावों को विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसे ड्राफ्ट करने में सोचिए गृह मंत्रालय को, इतनी सारी टीम को 3 साल लग गए। तो 10 मिनट में हम लोग भी पूरा पूरा इसे डिटेल से एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या पहले कोई इमिग्रेशन से संबंधित कानून नहीं था जो इसे लाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, अभी तक इमिग्रेशन से संबंधित 4 पुराने कानून आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें 3 जो हैं अंग्रेज़ों के ज़माने पे बने गए हैं। जैसे कि 1920 हो गया, इसके अलावा 1939 हो गया, इसके अलावा 1946 हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो तीनों के तीनों जो कानून हैं स्वतंत्रता से पहले के हैं, जो ब्रिटेन के संसद अर्थात विदेशी संसद में बने थे। और यह जो कानून बना हुआ था खासकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी और अंग्रेजी सरकार की रक्षा के लिए बनाए गए थे। और वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने में ये पूरी तरीके से अपर्याप्त साबित हो रहा है। सोचिए, आज हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं और ये कानून कब का है? सोचिए, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। तो इसमें बहुत सारे संशोधन की ज़रूरत है। वो उन्हीं चीज़ों को रखा जाए जो हमारे लिए पूरी तरीके से यूजफुल है, अनवांटेड चीज़ों को यहाँ पे हटा दिया जाए। हालांकि देखेंगे तो आप्रवासन वाहिक दायित्व अधिनियम 2000 में यहाँ पे लाया गया था, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां आपको दिखाई देगी। इसीलिए आज हमारी पूरी आप्रवासन नीति नए भारत की नए संसद में बनने जा रही है, जो एक ऐतिहासिक बात है। इसमें देखेंगे तो पुराने कानूनों में जहां कुल 45 धाराएं थी, वहीं नए कानून में 36 धाराएं रहेंगी, 26 पुरानी और 10 नई। इसीलिए जो नया अधिनियम है, इन चारे ही कानूनों को कंपाइल करके एक साथ जोड़ के एक आधुनिक तकनीक संचालित और एक कठोर इमिग्रेशन ढांचा तैयार करेगी। अब आइए बारी बारी समझते हैं आप लोग। सबसे पहले देख लीजिए इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इमिग्रेशन एक आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के कई मुद्दे इसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कोई विदाउट परमिशन अगर भारत के अंदर आता है तो भाई उसका तो डेटा तो भारत सरकार के पास है नहीं। अगर कोई भी वायलेंस हो जाता है तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी? उसकी आइडेंटिटी को लेके समस्या आएगी। ऐसे ही भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, विदाउट आइडेंटिटी कोई घुस के आके इस तरह का अगर एक्टिविटी करता है तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे ये अमित शाह का यह स्टेटमेंट है कि हमारे देश की सीमा में कौन, कब, कितनी अवधि के लिए, किस उद्देश्य से आता है, देश की सुरक्षा के लिए यह जानने का अधिकार बहुत जरूरी है। इस बिल के पारित होने के बाद भारत में आने वाले हर विदेशी नागरिक का संपूर्ण, व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा रखा जा सकेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अवैध प्रवेश को रोकना,
विदेशियों की गतिविधियों पर नज़र रखना, देश की सुरक्षा और अर्थतंत्र को मजबूत करना, हमारी शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय को वैश्विक बनाने, देश में शोध एवं अनुसंधान की मजबूत नींव डालने और खासकर सबसे इम्पोर्टेंट भारत को 2047 तक दुनिया के हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए यह बिल काफ़ी ज़रूरी है। अब ये जब बिल इतना ज़रूरी है तो क्या क्या इसमें प्रोविज़न लाया गया है, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, वैध दस्तावेज अनिवार्य। ऐसा नहीं था कि पहले अनिवार्य नहीं था, अब थोड़ा-सा इसको कठोरता से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि इस कानून के तहत भारत में प्रवेश करने या रहने के लिए वैध पासपोर्ट और वीज़ा पूरी तरीके से अनिवार्य होगा। ये तो पहले भी था। जो व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हैं या वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकते हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी माना जाएगा। अब यहाँ पे नए कानून के तहत इसमें क्या जोड़ा गया है कि अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने, देश से निष्कासित करने अर्थात डिपोर्ट करने, जैसे अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया था, और ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार अधिकारियों को दे दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे वीजा नियमों के उल्लंघन को छोटे और बड़े अपराधों में बांटा गया है, जिन पर अलग अलग दंड भी लागू होंगे। अब इन दंड को भी आप लोग जान लीजिए, क्या क्या दंड, क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे, बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश करने वालों को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ में छोटे अपराधों के लिए अधिकतम सजा भारत में फिर से प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध होगी, अर्थात एक बार अगर ये सजा लग जाए तो हो सकता है कि भारत में तुमको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी 5 सालों तक। गंभीर मामलों में देखा जाए तो डिपोर्टेशन, सीधे वापस उसको उसी देश भेज दिया जाएगा। जेल और आजीवन ब्लैक लिस्टिंग का भी प्रावधान है, भारत में कभी एंट्री नहीं दिया जाएगा। डिपोर्ट होने के बाद अवैध रूप से दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करने पर 10 साल तक की जेल और आजीवन प्रतिबंध लगेगा। तो इसमें कुछ सजा को पूरी तरीके से कठोर बनाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रवेश से इनकार। 2014 के बाद किसी को भी रोकने से पहले 24 बिंदुओं पर उसकी 360 डिग्री जांच की जाएगी, जहां पे भी संदिग्ध जैसे मामला बनेगा। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाले किसी भी विदेशी को भारत में प्रवेश करने या रहने से रोका जा सके। यह एक बड़ा कदम है जो भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में सशक्त बनाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमाण का साक्ष्य व्यक्ति पर। जैसे होता है ना कि आप अगर कोई गुनाह करते हैं तो कुछ कुछ एक्ट है यहाँ पे कि खुद ही आपको उसमें प्रूव करके दिखाना होगा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। वैसे ही यहाँ पे इसको विदेशियों पे भी लागू किया जा रहा है कि पहले यह बोझ सरकार पर होता था कि आप ही खुद प्रूव कीजिए कि ये विदेशी है, ये हमारे देश का नहीं है। लेकिन अब संदेह होने पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब यह साबित करना विदेशी व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वे वैध रूप से भारत में है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो खुद देगा। उसके बाद है यहाँ पे विदेशियों की निगरानी। अधिनियम में विदेशियों के जो भी आगमन है, ठहरने, प्रस्थान की निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की यहाँ पे बात कही गई है। खासकर देखा जाए तो हवाई अड्डों, स्थलीय सीमाओं और पंजीकरण कार्यालय को मतलब कार्यालयों को एकीकृत इंटीग्रेटेड करके रियल टाइम सत्यापन संभव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम इंस्टेंट, सपोज करिए अगर दिल्ली में कोई पकड़ा गया या फिर दिल्ली में कोई पकड़ा गया, हो सकता है कुछ इसी टाइप की एक्टिविटी अगर चेन्नई में हो रही है, मुंबई में हो रही है, तो रियल टाइम ये बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करके संदिग्ध जैसी गतिविधियों पे नज़र रखा जा सके। तो ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। साथ में अवैध प्रवासियों और निर्धारित समय सीमा से अधिक वक्त तक रुकने वालों की निगरानी के लिए यहाँ पे लाया गया है आप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग, यही है जिसको IVFRT, इसी को यहाँ पे कानून आधार दिया गया है। सभी इमिग्रेशन पोस्ट पर भारतीय मिशन, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय और विदेशी पंजीकरण कार्यालय को एंड टू एंड एकीकृत प्रणाली से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही देश भर में देखेंगे तो 700 से अधिक जिलों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल भी यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसे फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। इन
जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल है वहाँ पे किसी भी कोई विदेशी को समस्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो, तो वहाँ से आसानी से इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे सरल वीजा प्रणाली और कड़ी सुरक्षा की जांच। सरकार ने 31 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 6 प्रमुख बंदरगाहों पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा की है। वर्ष 2023 में आयुष वीजा की नई श्रेणी में भी शुरू की गई है। इसके साथ साथ देखेंगे तो अब ई वीजा की कुल 9 कैटेगरियां यहाँ पे होंगी, जिसमें सबको डिवाइड कर दिया गया है, जैसे ई पर्यटन वीजा, ई व्यापार वीजा, ई चिकित्सीय वीजा, चिकित्सा परिचारक वीजा, ई आयुष वीजा, ई प्रचारक वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र आश्रित वीजा शामिल है। अब इसमें क्या होगा कि कहीं से कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि वीज़ा की अलग-अलग कैटेगरी होती है और इसमें देखेंगे तो प्रत्येक कैटेगरी के लिए विशेष वीज़ा अधिनियम, प्रवास की अवधि और रिनिवीकरण के लिए यहाँ पे शर्तें निर्धारित की गई है। सपोज़ करिए कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय में कितने विदेशी शिक्षक पढ़ाते हैं, कितने विदेशी छात्र पढ़ते हैं, यह जानकारी प्राप्त करने का भारत सरकार का अधिकार है और यह जानकारी अब पूरी तरीके से मिलती रहेगी। इसके अलावा है यहाँ पे वीज़ा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और दूतावासों के माध्यम से होगी, क्योंकि लंबी अवधि के वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट व स्कैन पूरा का पूरा अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि केवाईसी वगैरह में किया जाता है। सभी आवेदकों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। जिसको लगेगा कि भाई ये संदेह है या फिर उच्च जोखिम वाले आवेदकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मंजूरी की यहाँ पे आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऑनलाइन पर्यटन वीज़ा देने की शुरुआत वर्ष 2010 में 5 देशों की नागरिकता से हुई थी। अब इसको बढ़ाकर 169 देशों तक किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और ये तभी हो पाएगा जब वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा की प्रक्रिया को सुलभ किया जाए। लेकिन यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि विदेशी नागरिक केवल निर्धारित समय तक ही यहाँ रहें। वे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते हैं, ना ही वे देश के नागरिक बन सकते हैं। नागरिक बनने के लिए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन से गुजरना होता है। उसके बाद है पंजीकरण और प्रवास के सख्त नियम। भारत में 180 दिन से अधिक ठहरने वाले विदेशी नागरिकों को 14 दिनों के भीतर ERRO देख पा रहे हैं, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण में पंजीकरण कराना होगा। इसमें साथ साथ जो भी एड्रेस है, नौकरी या विश्वविद्यालय बदलने पर इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देनी होगी, मैंडेटरी है, देना ही होगा। साथ में व्यापार वीजा धारकों को भारत में वेतन भोगी रोजगार स्वीकार करने की यहाँ पे अनुमति पूरी तरीके से नहीं होगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं पर्यटकों और छात्रों को भारत में नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए अलग से जो वीज़ा है यहाँ पे, ठीक है, 9 कैटेगरी का है, उसमें एंट्री करना होगा। ये नहीं कि आए हैं पर्यटक बन के, स्टूडेंट बन के और भारत में जॉब करने लग गए। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कड़े प्रावधान यहाँ पे क्या क्या किया गया है। अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है, जालसाजी करता है या आतंकवाद से जुड़े मामलों में संलिप्त पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, तो उसका वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और उसे देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ में देखेंगे तो चूंकि संसद में माहौल काफ़ी टेंस था, ठीक है, तो इसमें कई बार देखा जाए तो अमित शाह के द्वारा ममता बनर्जी की सरकार पे भी अटैक किया गया बांग्लादेश बॉर्डर को लेके। यहाँ पे बांग्लादेश से सटे जो हमारी जो सीमा है, आपको पता है कि सबसे बड़ी जो सीमा है बांग्लादेश बॉर्डर से ही लगती है, लगभग 2216 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 653 किलो पर मतलब 53 किलोमीटर पर बाढ़ बन चुकी है। खासकर ये जो इलाका है देख पा रहे हैं, बेरूबाड़ी वाला मामला आप लोग ने जरूर सुना होगा कि भारत को थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा जमीन लेने के चक्कर में, ठीक है, कई से उससे अधिक गुना जमीन बांग्लादेश को देना पड़ा। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? तो उन्हीं टेढ़ी मेढ़ी जमीनों पे सबसे अधिक समस्या होती है सीमा सुरक्षा को लेके, बॉर्डरिंग को लेके, सिक्योरिटी को लेके। तो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे अमित शाह के द्वारा बोला गया कि 653 किलोमीटर पर बाढ़ बन चुकी है। बाढ़ के पास देख पा रहे हैं रोड भी बन चुका है, चौकियाँ भी स्थापित की गई है, लेकिन अभी जो 450 किलोमीटर पे और बन सकता था, लेकिन आपकी सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है, ज़मीन नहीं दे रही है। बाकी ये बताते हैं कि लगभग देखेंगे 450 है, तो बाकी जो बच जा रहा है अगर यहाँ पे हम लोग करें, ठीक है, तो 100 से अधिक
किलोमीटर पे, इसीलिए बॉर्डर बाढ़ नहीं बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे जियोग्राफिकल जो एरिया है पूरी तरीके से अलाउ नहीं करता है, लेक्स वगैरह है वहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर में, तो उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे फिर वो नेचुरल जो बॉर्डर है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा आया शरणार्थियों को लेके, क्योंकि शरणार्थियों पर यूएन समझौते की भारत हमेशा से अनदेखी करता है, इस पे भारत ने साइन नहीं किया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि शरणार्थियों पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर भारत के हस्ताक्षर करने की संभावना को यहाँ पे खारिज कर दिया। इस समझौते के अनुसार किसी भी देश की सरकार को शरणार्थियों को लेना और उनके अधिकारियों को मान्यता देना आवश्यक है। इसी का जवाब देते हुए इस मामले को संसद में उठाया गया। गृह मंत्री के द्वारा साफ साफ कहा गया कि भारत 5000 साल से प्रवासियों के बारे में भारत का जो ट्रैक है बेहद ही बेदाग रहा है, और किसी शरणार्थी नीति की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत भू सांस्कृतिक देश है, भू राजनीतिक देश नहीं है। भारत का शरणार्थियों के प्रति एक गहरा इतिहास रखा है, मतलब रहा है, इसीलिए हमें किसी शरणार्थी नीति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे देश में कौन आता है, कौन जाता है, कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए हमें जानने का अधिकार है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। खैर, इस बिल को लेकर अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत सारे अपोनेंट पार्टियों के द्वारा यहाँ पे कई सारे मुद्दों को उठाया गया, जैसे कि अमेरिकी में जो लोग यहाँ पे जाते हैं डंकी रोड का भी मुद्दा उठाया गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग नीचे जो भी ओपिनियन है आप दे सकते हैं। क्या आपको इस बिल में कमी दिखाई दे रही है? क्योंकि लोकसभा से तो पास हो गया, अब ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, उसके बाद से फिर राष्ट्रपति के परमिशन मिल जाएगा और ये बिल पूरी तरीके से कानून में बदल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।